नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के मसीहा माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती पर भारत रत्न के ऐलान के बाद बीजेपी पर मंडल कमंडल की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। मगर सच तो यह है कि पीएम के इस राजनीतिक पैतरे के बाद यूपी बिहार में राजनीतिक खलबली का माहौल है और विपक्ष की पिछड़ों की राजनीति पर मोदी संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद विपक्ष इस फैसले का स्वागत तो कर रहा है, पर चुनावी रण में इसका जवाब कैसे दिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो आज मंडल कमंडल पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस आयोजन के अगले ही दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो गया। 48 घंटे के भीतर पहले कमंडल और फिर मंडल के दांव से क्या पीएम मोदी ने बिहार के साथ ही यूपी की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का मौका था। कर्पूरी की जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल से लेकर जनता दल यूनाइटेड, यूपी में समाजवादी पार्टी तक सब अपने अपने स्तर पर इसे लेकर आयोजन कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने यूपी बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने यूपी बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले नीतीश, लालू और अखिलेश यादव के लिए चुनौती पेश कर दी है। आज जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आज का दिन वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है कि 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम को स्वीकार किया, जन गण मन। ये गणतंत्र की आत्मा, हमारा राष्ट्रगीत, और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिन जिन का भी योगदान रहा, भारत रत्न देने की प्रक्रिया जब से 1954 से शुरू हुई तब से लेकर के हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नाम जो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, हकदार तो बहुत पहले थे लेकिन भारत रत्न लेट मिला। अब ये कर्पूरी ठाकुर साहब कितना सादगी भरा जीवन जिया, किस बैकग्राउंड से आए, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और सामाजिक न्याय को पूरे देश में पहुंचाया। निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा, मतलब भारत की राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व ने मिसाल कायम की है, ऐसे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है, यह निर्णय गरीबों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, शोषितों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है। इस निर्णय से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। और एक मुख्यमंत्री रहते हुए, एक क्षेत्र का आवाज बुलंद करते हुए उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और वो रोल सुशासन की व्यवस्था में था। उनका रोल शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के उत्थान में था, जिसके लिए शायद लोकतंत्र की स्थापना, संविधान और इस देश की परंपराएं उसी के लिए शामिल हैं। तो ऐसे व्यक्ति के 36 वर्ष पूर्व निधन के बाद भी किसी सरकार ने लोगों की इच्छा को क्यों नहीं स्वीकारा? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? और अगर वो पॉलिटिक्स थी कि उनको जो उनका अधिकृत सम्मान था आपने नहीं दिया, तो आपने एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स की। ये बताने वाला पल नहीं है। समाज के अंतिम पायदान के लोग को ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का बोला तो गौरवान्वित महसूस कर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मगर जिस तरीके से पीएम मोदी ने 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की है, उससे यूपी और बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। पीएम मोदी ने कैसे 2 दिनों के अंदर कमंडल और फिर मंडल की राजनीति करके अपने विरोधियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो अब
चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने खास तौर पर जो सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। कर्पूरी ठाकुर का जो आंदोलन था, जो उनका संघर्ष था, जो उनकी विचारधारा थी, जिसको वो लेकर के एक लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस पर क्या किया, उनकी आरक्षण की मांग पर क्या किया। कर्पूरी ठाकुर जिन लोगों को सम्मान दिलाना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दे दिया? मैं समझता हूँ व्यक्ति को नहीं बल्कि विचारधारा को अगर सम्मान देती भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूँ ये जनता के केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये उनकी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से पीएम मोदी ने नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किए, उसके जरिए कमंडल यानी अगड़ी जातियों को साधने की रणनीति जनभावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ रही भीड़, रामलला को लेकर आस्था का सैलाब देखकर ये कहा जाने लगा कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है। इसे इस बात पर मुहर की तरह भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी देश की जनभावना, जनता की इच्छा और आकांक्षा समझते हैं। वो सनातन आस्था के दांव से हिंदू वोट बैंक साधने में जिस कदर कामयाब रहते हैं, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाना कमंडल के बाद अब मंडल को कैसे बैलेंस करने की रणनीति से तौर पर ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाना कमंडल के बाद अब मंडल को बैलेंस करने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक अखिलेश यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के साथ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने और उसे यूपी में अखिलेश यादव का समर्थन देने के बाद ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका फायदा महागठबंधन को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। मगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान से अखिलेश, नीतीश और लालू के मंडल वोट बैंक को साधने की कोशिश की हवा निकलती जरूर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज बीजेपी की मंडल कमंडल की राजनीति पर होगी बात। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा संजीव तरना जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनूप सांडा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे, मंडल कमंडल की राजनीति का जिस तरह से आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि पहले कमंडल और उसके बाद अब मंडल को साधने की कोशिश की गई है इन दोनों कदमों के द्वारा, इस पर क्या कहना है आपका? जी कैप्टन साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी आपका फोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिएगा पहले। आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? ठीक है, मैं आप तक वापस लौट कर आती हूँ। जी हमारे साथ संजीव जी भी लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ अनूप जी भी बने हुए हैं। सबसे पहले अनूप जी, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी पहले 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद 23 तारीख को जिस तरह से ऐलान किया गया है, विपक्ष के द्वारा तो आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देर से उठाया गया सही कदम। लेकिन इसके साथ साथ मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से पीडीए को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है और जाति जनगणना से जुड़ी हुई मांग को लेकर के पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोग जिस तरीके से आंदोलनरत हैं या उसके पक्ष में हैं, उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भारत रत्न की घोषणा करने का काम किया है, ऐसा हमारा मानना। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल विचारधारा से आती है, अगर भाजपा पिछड़ों की
सही मायने में हितैषी है, तो सबसे पहले तो उसको अपने संघ के चिंतक पुरुष स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के विचारों से अपने को अलग करना पड़ेगा, जिन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था को लगातार सनातन धर्म की विशेषता बताया है और शूद्रों का काम, समाज के 85% लोगों का काम 15% लोगों की सेवा करना बताया है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा करके, जो कि इसके सही पात्र थे, निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए था, और इस पक्ष में हम ये कहेंगे कि ये देर से उठाया गया सही कदम है। ठीक है। लेकिन आज उस सवाल का की घोषणा करना इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने खेल खेलने के बाद भी, क्योंकि उसने काम नहीं किया है जनता के लिए, उसके मन में आत्मविश्वास आज भी नहीं है। वो आज भी इस तरीके के समीकरण बना करके चुनाव को जीतना चाहती है, और जो पिछड़ा समाज जिसके लिए आजीवन कर्पूरी ठाकुर जी संघर्षरत रहे, उससे जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे जैसे जाति जनगणना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके हकों पर जिस तरीके से डाला जा रहा है, वो मुद्दे उभर करके जनता के सामने ना आए, उसका लाभ चुनाव में समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी दलों को न मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करने का नहीं, लेकिन ठीक है अनूप जी, लेकिन यही तो राजनीति है, राजनीति में वो कोई भी दांव अपना क्यों छोड़ेंगे? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्योंकि ये सवाल तो आपने भी उठाया है, और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से, मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए उसने किया है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। जी प्रियंका जी, जिस तरह से मंडल की राजनीति का आरोप बीजेपी पे लग रहा है, और कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न सम्मान का ऐलान मोदी सरकार ने किया है, उस पर साफ कहना है कि देर से उठाया हुआ सही फैसला जरूर है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी छुपी हुई है। देखिए प्रियंका जी, कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक पिछड़े वर्ग के नेता थे और बहुत गरीब परिवार से आते थे। उन्होंने जो है ना पिछड़े वर्ग की और अन्य समाज की लड़ाई लड़ी है, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। जबकि ये आप समाजवादी हो, कांग्रेस हो, ये सवाल तो इन्हें उठाना चाहिए था। जिस पार्टी में ये यूपीए में सालों साल से जुड़े हैं, जब ये मनमोहन सरकार थी उस टाइम इनको ये बात उठानी चाहिए थी कि कर्पूरी ठाकुर कोई छोटे पूरे नेता नहीं है, उन्होंने समाज की, वंचितों की, पिछड़ों की, वर्ग समाज इनकी लड़ाई लड़ी थी, तो इनकी मगर इन्होंने कभी किसी उनके लिए कोई बात नहीं उठाई। आज भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें अगर सर्वोच्च सम्मान दिया है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है, तो उसको ये मंडल कमंडल बताने लग गए। हमने तो किसको नहीं दिया। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, सारी जिंदगी उन्होंने खपा दी, राष्ट्रपति भी रहे हो, मगर उनको भी नहीं इन्होंने दिया था, हमने उनको भी दिया। इस तरह से हम जिन लोगों को ये छोड़ते जा रहे हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, मगर इनके यहाँ एक परिवार को जरूर सम्मानित मिलता था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, इनको सबको मिले हैं, चाहे भले ही योगदान इनका भारत की राजनीति में ज्यादा ना रहा हो, मगर इनको भारत रत्न मिलते रहे। मगर संजीव जी, जो भारत रत्न के जो जवाब दीजिएगा इस पर, इसके लिए कभी चुनाव नहीं करते थे। संजीव जी आपका जवाब। हाँ जी, कैप्टन आईसी भदौरिया साहब की बात का मैं जवाब दे दूं। कैप्टन आईसी भदौरिया साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता को अगर भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो उनकी राजनीति जितनी विचारधारा रही है, उनके जितने भी कार्य काम काज रहे हैं समाज के हित के लिए, उनको देख करके दिया। तो आपने किसी को आपका ये अपना पर्सनल वोट नहीं था या फिर तोहफा नहीं था जो आपने उठा करके दे दिया, और आप इस तरीके से टीवी पर बैठ करके जता रहे हैं कि हमने दे करके एहसान किया। तो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि भारत रत्न देकर के आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों ने आपके इस फैसले का सम्मान किया। सिर्फ क्वेश्चन इस बात पे उठाया गया कि जब 2024 के लोकसभा आम चुनाव आने वाले हैं, तब ये क्यों किया गया? उनकी पार्टी नहीं, तो संजीव जी इस पर एक सवाल ये भी आता है। नहीं संजीव जी, 17 में क्यों नहीं किया गया? ठीक है संजीव जी, इस पर एक सवाल ये भी आता है कि आपने इससे पहले कौन सी मुहिम चलाई थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? कब चलाई थी? कर्पूरी ठाकुर जी के 21 में, 22 में, 20 में, कभी यदि आपने चलाई हो? अभी आप मेरी बात सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, उसके लिए हमेशा आरक्षण की मांग करी, उनकी जातिगत जनगणना की मांग करी। राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था कि जातिगत जनगणना पूरे भारतवर्ष के अंदर होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनके नाम
उनके नाम का इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने सवाल जवाब उठाए। कांग्रेस ने कहा कि 2014 में इनकी सरकार थी। ठीक है, आपका कहना है कि आप विचारधारा लेकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देकर चुनावी दांव खेलने की कोशिश की है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक अहम बयान आया है। चिराग पासवान जी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान को जो कि तारीफ करते हुए नजर आए हैं मोदी सरकार की, और चर्चा पर वापस लौटेंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, संजीव तरना जी और अनूप सांडा जी, तीनों ही बने हुए हैं। अनूप जी, क्या कहना है आपका? तारीफ और स्वागत तो आप भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि यदि आप ये कहें कि ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है, तो आप ये बताएं कि आपने क्या कभी मुहिम चलाई थी इससे पहले? आपने कितने बार गुजारिश की कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान मिलने की, और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है तो फिर उससे चुनावी दाव क्यों बताया जा रहा? समाजवादी तो पिछले कई सालों से मांग करते आ रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी लोहियावादी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का न्यायी। हम लोग तो ये भी मांग करते आ रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नायक थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिनका अद्वितीय योगदान था, जो लगातार 3.5 वर्ष तक 1942 के आंदोलन के बाद 1946 तक जेलों में रहे, लेकिन उस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी की निगाह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उससे पिछड़े समाज के वोट को ठगने का अवसर नहीं मिल रहा है उसको। तो मांग से सवाल नहीं। और जहां तक जितने भी समाजवादी गुट है, बहुत से फैले हुए समाजवादियों ने देश के अलग अलग समय पे अलग अलग मांग की कि समाजवादी आंदोलन के जिन नेताओं ने इस देश के पिछड़ों के अंदर अधिकारों के लिए चेतना जागृत की, उनके हकों के लिए संघर्ष किया, उनको भारत रत्न देकर के पुरस्कारों के द्वारा सरकार को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मंशा है उसको के अनुरूप काम करना। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, इस पर जवाब दीजिएगा। आज कर्पूरी जी को लेकर के बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में सपा के जो नारा है उस नारे को साधने की कोशिश जनता पार्टी ने जब भी जो भी सम्मानित थे, हमने सबको सम्मान दिया है हमारे 10 साल के कार्यकाल में। नहीं, अनूप जी कह रहे हैं कि वो तो मांग कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को सम्मानित करने की, तो उस पर तो आपका फैसला नहीं आता कुछ भी? नहीं, इन्होंने कम मांग की, इन्होंने तो मांग कहाँ करी है? इन्होंने तो कर्पूरी ठाकुर के लिए भी नहीं कभी कहा है, ना इन्होंने कहा है, ना इनके सहयोगी कांग्रेस है उन्होंने कहा है, ना आरजेडी जो बिहार में एक मुख्य दल है इस टाइम, उसमें भी कभी नहीं कहा है। ये तो हम खुद ही देखते हैं कि कौन सम्मान योग्य है और उनको सम्मान से वंचित है। और 10 साल ये यूपीए सरकार में रहे अनूप जी, मैं इसे ये जानना चाहता हूँ, 10 साल यूपीए सरकार में रहे, उस टाइम इन्होंने लोहिया जी के लिए मांग क्यों नहीं करी? कर्पूरी ठाकुर के लिए क्यों मांग नहीं करी? मगर हम आज सबको सम्मानित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और लोहिया जी भी हमारी लिस्ट में है। आप ये ना सोचे कि नहीं है। अगर हमने कर्पूरी जी को दिया है तो आगे और भी सम्मानित जो है उनको सम्मान दिया जाएगा। हमने हर वंचित को, हर पिछड़े को, और लास्ट में उसको जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको सम्मान बराबर दे रहे हैं। हम जाति, समाज, मजहब इसकी राजनीति नहीं करते। इसकी राजनीति कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये इनका काम है, क्योंकि परिवार की पार्टी है जी। कोई पार्टी नहीं है, ये परिवार तो शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं आई सिंह भदौरिया जी। इनके पास आपने सीधा सवाल किया, कोई सीधा जवाब नहीं। इनकी लिस्ट में है। अरे भाई कहाँ है वो लिस्ट, हमको बता दीजिए। मांग नहीं की गई। क्या आप मांग के आधार पर भारत रत्न देते हैं? किस तरीके की आप बचकानी बात कर रहे हैं? मांग होगी इस आधार पर आप भारत रत्न देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब सच्चाई खुलने लगती है तो उसका ठीकरा उसके सर पे ना फूटने पाए। नहीं लेकिन अनूप जी, विपक्ष के सर पे ठीकरा फोड़ने की बात करती है। नहीं लेकिन अनूप जी, यहाँ पर बिना मांगे दिया गया, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं।
नहीं, मैंने इस बात पे सवाल उठाया कि जो इन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की एकता के लिए काम किया और उसके आधार पे उन्होंने चयनित किया, ये सवाल उठता है कि जब बिहार में जाति जनगणना की घोषणा हो गई, उसके बाद मुझे सवाल ये पुरस्कार की घोषणा हुई, भारत रत्न की घोषणा हुई, ये जब समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का सवाल उठा रही, जाति जनगणना का सवाल उठा रही है, उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के पिछड़ी जातियों में सरगर्मी है, तब इस सम्मान की घोषणा क्यों हुई? तो ये सवाल तो वाजिब है। और इन्होंने जब ये कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, तो मैंने इनसे एक सवाल कर लिया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने पिछड़ों के अंदर नहीं, या फिर अनूप जी आपत्ति कहीं ये तो नहीं है कि अभी तक तो सिर्फ कमंडल साधने की कोशिश हो रही थी, कहीं इस भारत रत्न के ऐलान के बाद जो पिछड़ा वर्ग है वो भी कहीं भाजपा के खाते में ना चला जाए? हमारा विरोध तो पाखंड से है। जिस चीज को स्वीकार कीजिए, विचार से स्वीकार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों में एक पाखंडी पार्टी है। जनता के वोट को अपने पक्ष में लाने के लिए, उनको भावनात्मक तौर पर उसका शोषण करने के लिए और भावनात्मक नहीं, लेकिन अनूप जी विचार का तो कहीं ना कहीं, लेकिन विचारधारा को तो स्वीकार किया है, तभी भारत रत्न का ऐलान किया। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रियंका जी, मैंने एक बात पूरी हो जाने दे। मैंने पहले चक्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि स्वर्गीय माधव शिवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने जो बात कही थी वर्ण व्यवस्था को लेकर के, क्या उसको नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करेगा? अगर उसको नकारने की बात करते हैं तब ये माना जाएगा कि ये विचारधारा में इनके परिवर्तन आया। अन्यथा वे मानते हैं कि ये सिर्फ खाल हो रहे हुए हैं, लेकिन इनके मूल में वही विचारधारा है जो समाज के 85% लोगों का हक मारना चाहते हैं। नहीं खड़े हो सकते हैं। हमने सबको सम्मान दिया है। संजीव, ठीक है संजीव जी हमारे साथ बने। संजीव जी आज इस पर सवाल उठाए गए। 10 साल पहले आपकी भी सरकार रही है, सालों साल रही है, आपने क्यों नहीं देखी अपने काल में सम्मान? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भी बात हो रही है, क्या आपकी लिस्ट में नहीं थे ये नाम? पिछले कार्यकाल में क्या हुआ, किसकी सरकार थी, इन बातों के ऊपर आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है उनका। अब जिसकी सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा, ना कि जो पिछली सरकारें रह चुकी हैं उनसे सवाल किया जाएगा। नहीं संजीव जी, जब चुनावों की बात होती है, जब राज्यों के चुनाव की बात होती है, कोई बात निकल कर आती है, तब तो फिर 15-15 साल पुराने किस्से भी खोदे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू राज्य दिया था इसलिए ये नहीं कर पाए, तो फिर पुरानी बातें तो खुलेंगी ना, यदि आप ये आरोप लगा रहे हैं। पुरानी बातें खुलेंगी, मैं उसकी बात नहीं कह रहा कि पुरानी बातें नहीं खुलेंगी, बट मेरा सिंपल सा एक सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ टाइमिंग का सवाल उठाया और जितने भी विपक्षी पार्टियां वो टाइमिंग के सवाल उठा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें समझ नहीं थी, हम उनके जिन्होंने इतने कार्य करे उनकी हम समाज सेवा को नहीं समझ पाए, आपको तो समझ नहीं। तो संजीव जी आपको तो हर टाइमिंग से दिक्कत है, आपको राम मंदिर की टाइमिंग से दिक्कत थी, आपने देखा ना कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। राम मंदिर की टाइमिंग से कांग्रेस को दिक्कत थी या चंद्राचार्य जी को भी दिक्कत थी? आप ये बताए ना, ये भी तो क्लियर कीजिए ना। आप आधी बात दिखाने का काम करेंगे, आधी बात नहीं बताएंगी। राम मंदिर के टाइमिंग से सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही दिक्कत थी, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनको भी दिक्कत थी। शंकराचार्य जी ने सवाल जवाब करना शुरू किया था कि आधे अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इन्होंने शंकराचार्य जी तक की बात नहीं सुनी, तो भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिएगा इस पर। काम करते हैं, इसके अलावा जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इन्हीं शंकराचार्य मुक्तानंद जी को लाठियों से पटक के मारा गया था। तब सोनिया गांधी जी ने मुंह नहीं खोला था, तब नहीं कहा था। आज ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी भी सुनो। अरे भाई थोड़ा तो कहीं से तो सीखो, आप लोग तो सच में। ठीक है अनूप जी 10 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। अनूप जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का देना चाहूंगी। अनूप सांडा जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी और संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंडल और कमंडल की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, लेकिन मामला यहां पर चुनावी है क्योंकि 24वें चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने दांव खेलने में मशगूल है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के दांव के बाद विपक्ष का अगला दांव क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।